बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा टॉपिक है, पर हम इसको कवर करेंगे लगभग 5 से 6 बिंदुओं में। पॉइंट इसमें सारे आते हैं, फैक्ट सारे आ जाएंगे, डिटेल भी सारी आ जाएगी। जो चीज़ें मैं समझाता हूँ वो थोड़ी कम हो जाएंगी, कि जैसे मान लो मैंने डीएनए, गुणसूत्र, जीन, कोशिका, इनको समझाया, वो थोड़ा कम कर दूंगा समझाना। तो ये मैं कहाँ समझाऊंगा आपको, जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। जैव प्रौद्योगिकी में, बायोटेक्नोलॉजी में से आपके एक अधिकतम 2 सवाल आने की गुंजाइश है। आजकल जो सवाल आ रहे हैं, आजकल क्या, वैसे 2016 से ही देखें अभी तक जो सवाल आते हैं, वो एक तो बायोटेक्नोलॉजी के जो चरण हैं जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, इससे सवाल आते हैं। एक जो बीटी क्रॉप्स हैं, जैसे बीटी ब्रिंजल है, कपास है, फ्लेवर सेवर है, गोल्डन राइस है, यहाँ से सवाल आता है। और एक ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सवाल आता है। मुद्दे तो 3 ही पढ़ने हैं, एक चरण, 6 चरण है डीएनए, जब ये इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उसमें। फिर बीटी फसलों के बारे में और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अभी देख लेते हैं, देखो मोटा मोटा। तो सबसे पहले हमारे जो आज के टॉपिक के जो इश्यूज रहेंगे जिनको हमें पढ़ना है, वो पहला टॉपिक रहेगा, कुछ बेसिक फैक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के, शब्द किसने दिया, ये सारा सब कुछ। दूसरा, हम कुछ शब्दावली होते हैं इनके बारे में पढ़ लेंगे, कोशिका क्या होता है, केंद्र क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए, जीन, कैरियोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। तीसरा, इसके एप्लीकेशंस जो है, अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं, वो पढ़ लेंगे। इसके कुछ चरण है, स्टेप्स, 6 चरणों में ये जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है, काटना, जोड़ना, फला ढिमका, ये पढ़ेंगे। तो आपका ये यहाँ तक की जो स्लाइड है, ये अपनी टॉपिक स्लाइड है, जिसमें फैक्ट 1, अनुप्रयोग 2, चरण 3, करंट 4 और शब्दावली 5, लगभग 5 बिंदुओं में इसको पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी को। सबसे पहले थोड़ा सा 1 मिनट में ये जान ले कि बायोटेक्नोलॉजी जो जैव प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और जैव का मतलब आप यहाँ समझ ले जीवित जो कोशिकाएं होती हैं, जो लिविंग सेल्स होती हैं, उनमें इंजीनियरिंग करके और कुछ नया प्रोडक्ट जो मानव के उपयोगी हो तैयार कर लेना बायोटेक्नोलॉजी है। जैसे इंजीनियरिंग तो ये भी होता है कि आप नई बिल्डिंग का निर्माण करना, वो भी इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, नए भवनों का निर्माण करना। पर एक तो जीवित कोशिका पर नहीं हो रहा है, इसलिए उसको जैव नहीं बोलते, वो केवल इंजीनियरिंग होता है। और जीवित कोशिकाओं में अगर कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं, मानव के उपयोगी कोई नई चीज़ें तैयार करते हैं, उसको जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। इनको अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपना मुद्दा रहेगा पढ़ने का फैक्ट, कुछ फैक्ट के बारे में जहाँ से सीधा सवाल आ सकता है। देखिए, ये शब्द है बेसिकली, ये एक व्यक्ति इराक में कार में बैठे हुए थे, उनके दिमाग में आया, कार्ल इरेकी, 1919 का जब अधिनियम पढ़ते हैं पॉलिटी में, उस टाइम की बात है। तो क्वेश्चन आए बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब कार की टेक्नोलॉजी याद करेंगे, कार्ल इरेकी इराक का आदमी था, ऐसे याद करेंगे। तो कार्ल इरेकी, ये शायद हंगरी के थे, इराक के नहीं थे, पर याद रखने के लिए कार्ल इरेकी ने शब्द दिया। भारत में बायोटेक्नोलॉजी जो विभाग है, इसकी स्थापना हुई 1986 में। तो 2 फैक्ट। और तीसरा है इसकी डेफिनेशन, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी में दी हुई है, जीवित जो कोशिकाएं होती हैं उनमें फेरबदल कर देना। हालांकि ये जो फेरबदल होता है कोशिका में नहीं होकर जीन स्तर पर होता है, हम आगे थोड़ा सा और देख लेंगे। आप इतना सोचो, जीवित जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ फेरबदल करके नए प्रोडक्ट तैयार कर लेना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। यहाँ से 2 सवाल, शब्द किसने दिया, कार्ल इरेकी ने 1919 में, भारत में 1986 में विभाग। तो एक मुद्दा पूरा हो गया अपना पढ़ने का, वो था इसके कुछ फैक्ट समझ में आ गए आपके, समराइज कर लेते हैं। एक डिपार्टमेंट बना 1986 में, और ये शब्द कार्ल इरेकी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं।
अब अगला जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा शब्दावली का। इन शब्दावलियों को समझना है। तो दूसरा बिंदु क्या रहेगा? शब्दावली। शब्दावली में क्या क्या आएगा अभी यही समझा देता हूं। देखो, कोशिका, केंद्रक, गुणसूत्र, डीएनए, जीन, कैरियोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप। बायोलॉजी में और ठीक से पढ़ेंगे, जब ब्लड पढ़ेंगे तब। अभी एक बार समझ लें आप। तो ये फैक्ट हो गए। अब शब्दावली, कुछ ग्लोसरीज हैं, वर्ड्स हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको समझना। सबसे पहले सेल। सेल क्या होती है? ह्यूमन बॉडी, जो मानव का शरीर है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। अगर इसको इस प्रकार से समझ लें शब्दावली को, तो इधर कोशिका को, सेल को बीच में रखते हैं। एक इधर आगे, इधर बड़े तरफ बढ़ेंगे और एक इधर छोटी तरफ बढ़ेंगे। सेल, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू बनकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है। कोशिका को अगर तोड़ के देखते हैं, अगर ये कोशिका, इसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। इस केंद्रक को आगे अगर देखते हैं तो केंद्रक में बहुत सारी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको क्रोमोसोम बोलते हैं। गुणसूत्र, धाग्यनुमा संरचना। और गुणसूत्र को ऐसे देखते हैं तो इनकी आकृति इस प्रकार की होती है। तो ये डीएनए खंड है, डीएनए, ये डीएनए। और इस डीएनए को अगर बहुत माइन्यूर, माइक्रोस्कोपिक रूप से देखते हैं तो इनके कुछ पार्ट, यहाँ पे जीन्स पाए जाते हैं। नहीं समझ में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर सबसे छोटी इकाई पर जाएं तो देखो, जीन हो गया, जीन के बाद में डीएनए, डीएनए के बाद में क्रोमोसोम, जिनको गुणसूत्र बोलते हैं। हमें पता है पैर में पाए जाते हैं, जोड़ों में। तो हम कहते हैं 23 पैर पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र। पढ़ाऊंगा अच्छे से आगे। ये बेसिकली केंद्रक में पाए जाते हैं कोशिका का। कोशिका के बाद में टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी बनता है। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी। ये याद रखेंगे हम कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, ये यहां परिवर्तन कर रहे हैं जीन के स्तर पर। जैसे मेरे काले बाल हैं, इसके लिए मेरी पूरी बॉडी में, कोई एग्जाम्पल के लिए, ये जीन जिम्मेदार है। इस जीन की वजह से मेरे बाल काले हो रहे हैं। अब मेरी इच्छा हुई कि मेरे बाल काले नहीं, वो ब्राउन होने चाहिए। तो काम तो थोड़ा टफ है ही, पर साइंटिस्ट क्या करेंगे, पहले इस जीन को पहचान लेंगे कि इस फला व्यक्ति की बॉडी में ये जीन बाल काले करने के लिए जिम्मेदार है। इस जीन को क्यों ना रिप्लेस कर दिया जाए, इसको हटा के, और इधर कोई ऐसा व्यक्ति देखे, मान लो जिसके ब्राउन है हेयर्स, तो भूरे बाल वाले व्यक्ति के बॉडी में भी वैसा ही कोई जीन है जो इसके भूरे बाल कर रहा है, इसको उठा के इधर रख देंगे, मेरे इधर। ये जो कारस्थानी छेड़छाड़ करते हैं, ये जो इंजीनियरिंग करते हैं, इसी को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और हमें कोई खास मजा नहीं आता इसमें बाल काले करना, वाइट करना। ये फसलों पर भी करके देख लो। कोई व्यक्ति गाजर खाता है, तो गाजर में ऐसा कोई जीन है जो विटामिन ए अर्थात कैरोटीन के लिए जिम्मेदार है। उस जीन को ढूंढ लो और उस जीन को निकालकर गेहूं में डाल दो, चावल में डाल दो। तो चावल तो था ही अपनी क्वालिटी के साथ में, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी और डाल दी आपने, वो थी कैरोटीन की, तो फिर वो गोल्डन राइस बन गया। ये शब्दावली परीक्षा में नहीं आएंगी। क्रोमोसोम हमें काम में आएंगे जब हम लिंग निर्धारण पढ़ेंगे मनुष्य में, तब। बहरहाल ये देखिए, छोटा सा एक हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें कोशिका है। इस कोशिका को अगर हम और माइक्रो लेवल पर ले जाएं तो इसमें न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में मतलब न्यूक्लियस में इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, धाग्यनुमा संरचना इस प्रकार की। और ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली पाई जाती है, इतनी कंडेंस होती है, सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं। तो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस एक साथ संगठित होते हैं। खोलेंगे तो लगभग कई मीटर की संरचना निकल कर आएगी। तो ये जो गुणसूत्र है, इसको जब खोल के देखा तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको समझ में आती है। देखो ये डबल में से
डीएनए, डी राइबोसोम, न्यूक्लिक अम्ल, इस पर कुछ जीन पाए जाते हैं, ऐसे याद रखना। तो ये किसी आनुवांशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार और ये अपनी प्रोफाइलिंग के लिए अर्थात जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। जरूरत कभी नहीं पड़ेगी परीक्षा में। 3 शब्दावली क्या बता पूछ ले, एक कैरियोटाइप होता है, एक जेनोटाइप, एक फेनोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, सारी कैरी जो होती है कैरियों को व्यवस्थित रख देना, अर्थात अपने जो जीन है उन गुणसूत्र जो हैं उनको व्यवस्थित कर देना बड़े छोटे हिसाब से, उसको कैरियोटाइप बोलते हैं, अर्थात कैरी के हिसाब से रख देना, बड़ी कैरी छोटी कैरी छोटी कैरी। जेनोटाइप क्या होता है, अपनी आंतरिक बनावट। फेनोटाइप क्या होता है, बाहरी लक्षण। किसी के बाल अगर काले हैं जो दिखाई आपको बाहर से दे रहे हैं, दिखने वाला फेनोटाइप होता है कुछ लक्षण। उसके लिए कोई जीन जो जिम्मेदार है, उसकी बनावट जो जिम्मेदार है, हो सकता है उस जीन की बनावट मान लो इस प्रकार से कुछ थी, तो ये बनावट हमें नहीं दिखाई दे रही है, इसको जीनोटाइप बोलते हैं, अर्थात जीन की बनावट। इस वजह से मेरे बाहर बॉडी में कौन से परिवर्तन दिख रहे हैं, उसको फेनोटाइप बोलते हैं। जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्रॉस लगा सकते हैं, एक भी शब्दावली काम की नहीं है जो परीक्षा में आ जाए। बहरहाल सेल क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, जीन क्या होते हैं, समझ में आ गया। कैरियोटाइप, इनको बोलना व्यवस्थित लगा देना, व्यवस्थित शब्द याद रखना। जेनोटाइप, अंदर मेरी बॉडी में जो गुणसूत्र हैं उनका व्यवस्थित क्रम किस प्रकार से है, क्रोमोसोम्स का व्यवस्थित करना, और बाहरी जो मुझे जो फीचर्स दिखाई दे रहे बॉडी के, वो फेनोटाइप। चलिए दो पार्ट पूरे हो गए। एक अपने शब्दावली जो थी, कार्ल लीरे की शब्द याद रखेंगे, और कोशिका, सेल, न्यूक्लियस, इसके बाद में क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन, कैरियोटाइप, जेनोटाइप, फेनोटाइप। फेनोटाइप जो बाहर लक्षण दिखते हैं, जीनोटाइप जो आंतरिक संरचना है, कैरियोटाइप कैरी के हिसाब से इनको व्यवस्थित कर देना। बाकी जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, इसलिए हम अभी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तब आपको मैं और थोड़ा सा सिंपल तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करके बता दूं, ताकि आपकी पूरी बॉडी आपको दिखाई दे जाए। अब हम पढ़ते हैं इसके चरण। 2013 से अभी 2025-26 तक मैं बात करूं, 2025 तक 10 सवाल अगर बायोटेक्नोलॉजी से आए तो 4, 5, 6 बार सवाल चरण से आए, और चरण में 6 ही चरण है जब ये सब कुछ करते हैं तब। इसको ऐसे समझाऊं मैं, शब्दावली होगी चरण, ये चरण से सवाल आएगा। अभी चरणों को एक बार समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगी आपको इसी उदाहरण से। देखिए, हमें मान लेते हैं कि ये एक जीन है, किस पर था, डीएनए पर जीन था। ये जीन बेसिकली गाजर का है, ये डीएनए, और गाजर में इस जीन की वजह से विटामिन ए पाया जाता है। अब मुझे इस जीन को उठाकर गेहूं में डालना है, और ये गेहूं का अपने डीएनए देख लिया, ऐसा व्यावहारिक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका मतलब सबसे पहले मुझे पहले चरण में क्या करना पड़ेगा, जो इच्छित गुण वाला, डिजायरेबल कैरेक्टर वाला जो जीन है उसको मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जीन है, जिसको उठा के अगर मैं यहां रख दूंगा तो काम हो जाएगा। पर ये इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। सबसे पहला चरण होगा पहचान करना। पहचान कर ली तो फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसा भी समझा जा सकता है, ये एक टेबल है, ये एक बेड है, इस टेबल का इस एक ड्रावर यहां लगाना इस बेड में। तो सबसे पहले हमने पहचान कर ली, फिर इसको काटेंगे, लेकर जाएंगे, चिपका देंगे, यही तो काम होते हैं। इधर भी ऐसा ही काम हो रहा है। सबसे पहले पहचान लिया, फिर इसको कट करेंगे, फिर किसी पर, क्योंकि बहुत माइक्रो होता है ना, बहुत छोटा होता है, ऐसे गिर जाएगा कहीं, ऐसा वो मिलेगा ही नहीं, इतना छोटा होता है, कितना माइक्रो लेवल पर होता है। इसको किसी गाड़ी पर बैठाकर ले जाएंगे, जिसको वाहन बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, वाहक। अभी यहां से भी उसका टुकड़ा काट देंगे, वहीं तो फिट करेंगे, इसको अलग कर देंगे इस टुकड़े को, ये कोई खास काम का नहीं है, क्योंकि हमने तो इधर से हटा के इसको फिट करना है। यहाँ चिपकाना पड़ेगा तो लाइगेज एंजाइम की सहायता से, फिर इसका संवर्धन कर लेंगे। ये चरण 6।
एक बार परीक्षा में पूछा इन 6 चरणों को व्यवस्थित करो, पहले काटेंगे, पहले जोड़ेंगे, पहले ले जाएंगे। बहुत भोला भाला आदमी भी कर सकता है कि पहले काटना है, फिर ले जाना है, फिर चिपकाना है। दूसरी बार पूछा काटने के लिए क्या काम में लेते हैं, कुल्हाड़ी लेंगे, बर्छी लेंगे, कोई कैंची लेंगे, कोई बहुत मोलिकुलर चीज़ काम में ली जाएगी। तीसरा जोड़ने के लिए क्या काम में लिया जाता है। चौथा था ले जाने के लिए क्या काम में लिया जाता है। ये 4-5 बार सवाल पूछ लिए, आप कर दोगे। तो सबसे पहले देखो पहचान करना है, उसको निकाल लेना, पहला चरण समझ में आ गया। दूसरा डीएनए जो खंड उसको काटेंगे। अब काटेंगे ऐसे तो नहीं कि अपने पास में कोई बड़ी लकड़ी है उसको काट दिया। सोचे कितना माइक्रो लेवल पर कोई चीज पर परिवर्तन कर रहे हैं, तो काटने के लिए हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम काम में लिया जाता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं काटने के लिए। अब ये एंजाइम भी 2 प्रकार के हैं। एक पैलाड्रोमिक सीक्वेंस होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो एक्सो होता है, थोड़ा सा साइंस की भाषा में, वो बाहरी खंडों को काटता है। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, एक एक्सो होता है, एक एंडो होता है। एंडो अंदर वाले स्थानों को जहाँ चाहेगा वहां से कट लगा देगा वो। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद कर लो कि ये जो काटने के लिए किसको काम में लिया जाता है, REN, रेन, रेन याद कर लो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। काटने वाली चीज कैंची कहलाती है, तो इसे आणविक मोलिकुलर सीजर कहलाती है। तो क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोलिकुलर सीजर क्या है। सीजर चाकू, कैंची, तो आणविक कैंची मोलिकुलर सीजर REN कहलाती है। काट दिया। गाड़ी के लिए गाड़ी प्लाज्मिड होती है, मिड में गाड़ी आएगी, ये गाड़ी है। तो क्वेश्चन आए कि इसमें वेक्टर के रूप में किसको काम में लिया जाता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी होता है, फाज्मिड भी काम होता है, पर आप प्लाज्मिड ऑप्शन मिलेगा। ले गए। अब कोई टुकड़ा गिर गया तो गड़बड़ हो गई, तो हम क्या करते हैं उसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं कि हाँ भाई बहुत सारे एक जैसे तैयार कर लिए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है अपने पास में, वो कहीं खो नहीं जाए, तो हम उसकी फोटोकॉपी बना लेते हैं। तो यहाँ भी फोटोकॉपी करते हैं। फोटोकॉपी थोड़ा नाम हमारी भाषा में, ठीक है, साइंस की भाषा में उसको PCR टेक्निक बोलते हैं। ये PCR कोविड में चर्चा में रही। जैसे बॉडी में वायरस है, बहुत छोटा सा दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, तो उसका मल्टीपल कर लो, उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी निकाल लो, तो दिख जाएगा कि यहाँ है। ऐसा ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सिस्टम होता है। PCR टेक्निक से क्या करते हैं, ये हमारे पास जो खंड है उसके कई सारे फोटोकॉपी कर लेते हैं, ले जाके उसको जोड़ देंगे अगली जगह पे। जोड़ने के लिए लाई ऐसा याद करो, लिक्विड कोई पदार्थ है लाई, जो चिपकाने के काम में आता है, गोंद होता है। तो ये लाइगेज की सहायता से अगली जगह उसको ले जाके जोड़ देंगे, फिर उसका कल्चरल संवर्धन कर देंगे उसका। यहाँ जो सवाल आएगा, अब मुझे अब लगता नहीं है कि अब तो ये आए कि इसके चरण बताओ, तो बहुत आसान है, पता है। ये पहले इसको निकालेंगे या काटेंगे, पहले पहचानेंगे, फिर काट लेंगे, ले जाएंगे, फोटोकॉपी कर लेंगे, चिपका देंगे। तो ये चरण तो याद है। 3 कर लो तो भी ठीक है, पहले पहचानना, काटना और चिपकाना, 4 ही तो ऑप्शन आएंगे। तो वो क्रम में दिया था एक बार परीक्षा में। पहले यहाँ ए ऑप्शन में था जोड़ना, काटना, ले जाना, फिर बी ऑप्शन में था काटना, जोड़ना, ले जाना, फला, ऐसे ऑप्शन थे उसमें, तो आप कर लोगे उसको। बस ये 3 फैक्ट याद रखना। मोलिकुलर सीजर का परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछ लिया कि मोलिकुलर सीजर क्या कहलाती है, हमें समझ में आ गया। वाहक वेक्टर गाड़ी क्या है, वेक्टर की गाड़ी, वेक्टर वैसे भी गाड़ी आती थी TVS विक्टर, ये प्लाज्मिड है। PCR हम वापस भी पढ़ लेंगे जब हम डिजीज पढ़ेंगे, वायरस पढ़ेंगे, वायरल डिजीज, तब। और लाइगे जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ये चरण पूरे हो गए। अब आ जाओ पीछे। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले बेसिक फैक्ट हमने देखे, उसके बाद में हमने कुछ शब्दावली देखी, और शब्दावली तो हम दोबारा से भी देखेंगे, बायोलॉजी से पढ़ेंगे तब। उसके बाद में हम इसकी चरण देख लिए, 5-6 चरण जो हमने पढ़े। चरण में 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मोलिकुलर सीजर का, एक वेक्टर का, एक लाइगेज का। तो मोलिकुलर सीजर क्या कहलाता है, REN, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। वेक्टर क्या है, वाहक क्या होता है, प्लाज्मिड, मिड में वेक्टर आएगा, प्लाज्मिड। और इसके लिए चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए
किसको काम में लिया जाता है? ये काम में लिया जाता है लाइगेज को, लाइगेज एंजाइम। अभी तक इतना देखा है, सवाल निकले तो या तो इससे निकल जाएगा कार्ल लिरेकी शब्द से, या ये मोलिकुलर सीजर से सवाल निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 चीजें पूरी कर ली चरण तक। अब चौथा देखिए, चौथे इसके आते हैं अनुप्रयोग। अब ये बस अनुप्रयोग पूरा होते टॉपिक पूरा हो जाएगा। ये दो, एक ही तो पेज थंबनेल देखा आपने, तो एक पेज ये, एक साइड का, इसके पीछे साइड का, ये पेज पूरा हो गया। ये करंट है इस बार का। अब हम देखते हैं इसके, देखिए अनुप्रयोग देखें, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं हम। एक तो बीटी क्रॉप्स का नाम आपने सुना होगा, बीटी ब्रिंजल है, बीटी मस्टर्ड है, बीटी टोबैको है, फ्लेवर सेवर, गोल्डन राइस, जीएम फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। फिर एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे कि ये क्या होता है। जैसे कहते हैं ना कि वो गोली मार के फिर बंदूक अगर वहाँ छोड़ के जाते चाकू, तो उसको साफ करते हैं कि फिंगरप्रिंट नहीं आ जाए, ऐसे समझ लो। या कोई वहाँ सफाई करते हैं कि कोई बाल का टुकड़ा, कोई नाखून का टुकड़ा, कोई और कई सारी चीज़ें, कि कोई कुछ रह गया तो उसका डीएनए टेस्ट कर लेंगे तो पता लग जाएगा अपराधी का। आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, तो आप हॉस्पिटल के बाहर भी देखते हैं इन विट्रो फर्टिलाइज। इसका मतलब होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, और वो इसके साथ कुछ एसोसिएट करके बताऊंगा। एक जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग देखेंगे। एक सरोगेसी बहुत चर्चा में है, इस पर एक मूवी भी आई थी, मैं भूल शायद पंकज आडवाणी की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें वो सरोगेसी करवाते ऐसा कुछ, पैसा देके। फिर क्लोनिंग पढ़ेंगे, क्लोन तो आप देखते ही हैं। पूरा चाहे नहीं पढ़े तो एक तो बीटी वाला पढ़ के जाएं परीक्षा में, और एक ये क्लोनिंग पर, ये समरूपा क्या है, गंगा क्या है, महिमा, करिश्मा, डोली, भेड़, उनके उदाहरण। बाकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का थोड़ा सा देख लेंगे, अभी याद हो जाएगा। देखो, तो सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशंस पर चलें तो आता है अपना बीटी। ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ये बीटी क्या होता है, बी और टी दो ये इंडिविजुअल नाम है, बेसिलस थ्यूरियोजेनेसिस। तो ये बी से बेसिलस बन गया और टी से थ्यूरियोजेनेसिस बन गया। ये क्या है बीटी? बीटी का मतलब ये होता है, वापस आ जाओ इधर, इसी उदाहरण पर ये उदाहरण देखते हैं। मान लो ये पौधा है कपास का, कपास का प्लांट है, कॉटन का, और इधर ये मृदा मिट्टी में पाई जाने वाला एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया इसे बना देते हैं, ये बैक्टीरिया बना दिया हमने जिसका नाम बीटी है इनका नाम बीटी। घर वालों ने इनका नाम बीटी निकाला तो बीटी हो गया। बेसिलस थ्यूरियोजेनेसिस ये बैक्टीरिया है, जीवाणु। अब देखो ये कपास का पौधा था, पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि कीट पतंगे आते हैं और इन पत्तियों को खा जाते हैं। तो बड़ी दिक्कत हो गई यार, ये कीट आते हैं, कीट पतंगे पत्तियों को चट कर जाते हैं, टिड्डी आती है पत्तियों को चट कर जाती है, कपास होता ही नहीं है, किसान परेशान, क्या किया जाए। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके देखा कि ये ऐसा एक बैक्टीरिया जीवाणु, उसमें एक प्रोटीन होता है इसके अंदर जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई खास जरूरत नहीं। क्राई प्रोटीन, ये प्रोटीन जहरीली होती है और ये जहर सबको नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे मान लो हम ऑल आउट लगा के छोड़ते हैं एग्जाम्पल के लिए, उसका जो धुआं निकलता है हमारे लिए भी जहरीला है ही वो, पर वो मच्छरों के लिए तो पूरा, उनके लिए तो सुसाइड बोम है वो। ऐसा ही इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, इनको नुकसान नहीं पहुंचाता, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इस क्राई प्रोटीन की वजह से ये जो कीट पतंगे हैं इनका लीवर डैमेज हो जाएगा और ये मर जाएंगे। तो अब जैसे पत्ती खाई वो वहीं मर गया। तो एक तो इस पर, इस कपास के प्लांट, कपास के खेतों में पेस्टिसाइड, जो अपन पेस्टिसाइड छिड़कते हैं मारने के लिए, इनको जरूरत ही नहीं पड़ी, पत्ती को खाते ही मर गया अपने आप ही। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कहा कि ऐसा करते हैं, इसकी प्रोटीन, ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम बीटी है, बीटी नाम है इसका, शॉर्ट में बेसिलस थ्यूरियोजेनेसिस बैक्टीरिया है,
जैसे मादा एनोफ्लीज मच्छर है, वैसा इसका नाम है बैसिलस थूरियोजेनेसिस। इस बैक्टीरिया को पकड़ा और इसमें देखा कि ये जो प्रोटीन मैं नाम ले रहा हूं जिसका नाम कराई है, थोड़ी देर पहले हमने देखा, इसका मतलब इस प्रोटीन को बनाने के लिए इसके अंदर कोई ऐसा एक जीन है जो ये प्रोटीन बना रहा है। तो इस जीन को यहां से निकाल लो, कपास के बीज के साथ में एसोसिएटेड कर देते हैं इसको। अब जो कपास का पौधा होगा उसमें ये जहर होगा और खाएगा तो मर जाएगा। तो अब ये बीटी की वजह से अब जो जो चीजें बनी वो सारी बीटी कहलाई, चाहे तो बीटी बैंगन हो गया, चाहे बीटी मस्टर्ड हो गया, चाहे बीटी कॉटन हो गया, चाहे बीटी तंबाकू हो गया। तो बीटी सबके नाम के पहले जोड़ दिया जिनमें ये परिवर्तन किया। परिवर्तन कर कहां रहे हैं असल में? परिवर्तन तो हम जीन में कर रहे हैं ना, जीन में, ये जीन ही तो छेड़ रहे हैं इसका मतलब इनके जीन को मॉडिफाइड कर देते हैं, तभी तो सब कुछ हो रहा है। तो बीटी फसलों का दूसरा नाम हम जीएम क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, आपको समझाने के लिए। उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीन में मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जीएम फसलें बोले, बीटी फसलें बोले, वो इस वजह से बोला जा रहा है। समझ आ गया? अब इस पर बहस छिड़ गई, कहा कि चलो ये तो ठीक है कॉटन तक तो, क्योंकि कपास को हम खाते नहीं है, पर बीटी ब्रिंजल बना, बैंगन बना, तो कीटरोधी आपने बना तो दिया है, पर ये मनुष्य को कल को नुकसान पहुंचा गया तो, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है अगर वो मनुष्य को नुकसान पहुंचा दी तो क्या होगा? इस समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं है, बहस चल रही है। तो कहा कि जो चीजें अपन बेचते हैं, जैसे हम कपास को खाते नहीं है, खाने वाली चीज क्या पता मनुष्य को नुकसान पहुंचाए, तो मान लो बीटी ब्रिंजल बैंगन बनाया ऐसा, उसको फिर अप्रूव नहीं किया हमने मतलब हमारे यहाँ पे एक कमेटी है GEAC, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक मंत्रालय के अंडर में काम करती है, आगे बता दूंगा मैं भी। ये सिफारिश करती है किसी भी चीज की, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये सिफारिश करेगी कि हमें बैंगन को अनुमति देनी कि नहीं देनी है, और सिफारिश करेगी, अप्रूवल ये मंत्रालय देगा। इसने अभी किसी को अप्रूवल कर नहीं रखा है, केवल अपने यहाँ पे जो कपास है वो कमर्शियल यूज के लिए शायद भारत विश्व का पहला ही देश है जिसमें इस प्रकार का कपास का उत्पादन हो रहा है। बाकी सारी चीजों को हमने अप्रूव नहीं कर रखा है, बहस चली हुई है। इसी को हम आगे अब थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि क्लास मुझे छोटी रखनी है, फैक्ट सारे आ जाएंगे। अब बीटी का देख लो, बीटी क्रॉप्स जीएम फसलें हैं, वो चाहे बीटी बोले चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड बोले। बैसिलस थूरियोजेनेसिस है, ये एक बैक्टीरिया है, देखो जीवाणु। एक बार मुझे किसी ने सवाल पूछा जब तैयारी कर रहे थे तब, कि बताओ ये जो बीटी फसलें बनेगी ये होंगी जलरोधी, शुष्कता रोधी, बैक्टीरिया जीव कीटरोधी, इनमें से कोई नहीं। तो हम अभी आपको उदाहरण से समझाया कि वो जो कीट खाएगा तो मर जाएगा, तो इसका मतलब ये कीट प्रतिरोधी है, ये जो बीटी वाली है ये। तो क्यों? क्योंकि बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये और चीजों की प्रतिरोधी भी हो जाएंगी, पर अभी ये जो बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस यूज किया जा रहा है, इसकी तो क्राई प्रोटीन, वो इसको जो खाएंगे उनको ही तो मारेगा, तो ये कीट प्रतिरोधी है। ये कभी उदाहरण आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, ये कीट प्रतिरोधी है। मृदा में पाया जाता है ये बैक्टीरिया, और इसमें क्राई प्रोटीन होता है। क्राई की भी फुल फॉर्म दी क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इस प्रकार का, पर अभी अपने को तो कहाँ जरूरत है इसकी। बीटी जो फसलें भारत में हैं इनके लिए स्वीकृति का काम कौन करता है? थोड़ी देर पहले बताया, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तो देता स्वीकृति, और इसकी सिफारिश वो GEAC करता है। पहला। दूसरा फैक्ट क्या था? कार्ल इरेकी और 1986 में बायोटेक्नोलॉजी विभाग बनाया, उसी टाइम GEAC 1986 में बना कमेटी, और इसमें 24 मेंबर्स होते, 24 सदस्य। ये किसी पर्टिकुलर फसल की सिफारिश करता है, ये मंत्रालय उसको स्वीकृति देता है। चलिए, ये फैक्ट आ सकते हैं परीक्षा में। अब देखो, विश्व का पहला
अगर आपको जीएम पूछ ले तो गुड मॉर्निंग के टाइम सबसे पहले तंबाकू यूज करते हैं कुछ लोग, कुछ बीड़ी पीते, कुछ सिगरेट। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि विश्व का पहला जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कौन सा है, तो आप बोलना तंबाकू है विश्व में सबसे पहले। भारत में सबसे पहले कपास, कब? 2002 में, और इसका व्यावसायिक कमर्शियल यूज हो रहा है कॉटन का। तो C4 कमर्शियल और C4 कॉटन 2002 की बात है, इंडिया का फर्स्ट है। एक जो मस्टर्ड है, सरसों, क्वेश्चन ये पूछता है कि मस्टर्ड जो है DMH11 किसकी एक फसल है, मतलब किसकी एक वेराइटी है सरसों के, मस्टर्ड की। परीक्षा में आ सकता है। ऐसे याद रखना भाई, 11 है तो ये बड़े बड़े ऐसे डंडे निकल रहे हैं, तो सरसों के खेत में सरसों वैसे भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो ये दुर्गा कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। DMH MDH मसाले तो सुने ही है, ये DMH11 सरसों वाला। सरसों का भी साग बनता है, MDH मसाले डालते हैं, तो सरसों हो गए। GM रबर का एक प्लांट लगाया जा रहा अभी अपने, कहाँ पे? जो जगह असम है, समतल जगह में नहीं, असम जगह में। तो असम में ये रबर का प्लांट, क्योंकि रबर खींचेंगे तो असम हो जाएगा वो। बीटी बैंगन को मजे हो जाते अगर ये आ जाता तो। GEC ने तो स्वीकृत कर दिया था, स्वीकृत मतलब उसने सिफारिश करी कि बैंगन को आप भारत में यूज प्रोडक्शन की अनुमति दी जाए, पर मंत्रालय ने स्वीकृत कर दिया। भाई GEC वाले सोचते होंगे बैंगन की सब्जी खाने को मिलेगी तो ठीक है ना, कर देते हैं, इसलिए। 3 उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गोल्डन राइस, NCERT में लिखा हुआ है। सुपर पोटैटो, आलू, तो प्रोटीन होगा उस आलू में, सुपर पोटैटो में। एक फ्लेवर सेवर। तीनों उदाहरण नहीं पढ़े तो इतना पढ़ा हुआ बेकार चला जाएगा। तीनों उदाहरण में समझाता हूँ। एक गोल्डन राइस, एक फ्लेवर सेवर, एक सुपर पोटैटो। देखो इनकी वैसे तो जाना नहीं अपने मैथ्स में क्या क्या नहीं। गोल्डन राइस बेसिकली जो है ये ऐसा चावल होगा गोल्डन कलर का, वो ये पूछेगा इसमें क्या क्या मिलेगा, तो चावल में जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें गाजर वाले जो गुण है वो भी मिल जाएंगे, अर्थात इसमें जो बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए जो है, बीटी नहीं है यार, गलती मत करना, बीटा कैरोटीन जो होता है, बीटा कैरोटीन। और भी कुछ याद है तो विटामिन ए, हम गाजर खाते हैं आंखों के लिए अच्छा होता है क्योंकि विटामिन ए पाया जाता है, तो विटामिन ए का स्रोत इस चावल में आ जाएगा। कैसे? गाजर में कोई न कोई ऐसा जीन होगा जो विटामिन ए के लिए जिम्मेदार होगा, तो वो चावल में आ गया, इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। फ्लेवर सेवर क्या होता है? फ्लेवर सेवर जो टमाटर है, बेसिकली टमाटर के जो बाहर लाइकोपिन मतलब टमाटर की बाहरी जो परत होती है, 3-4 दिन जैसे टमाटर को हम रखते हैं उसके बाद वो लसा हो जाता है, खराब हो जाता है। फ्लेवर सेवर से जो टमाटर बनेंगे, कुछ ना कुछ चेंज कर देंगे जीन में, उनकी बाहरी सतह बहुत अच्छी होगी, मोटी हो जाएगी। तो अब वो खरबूजे वाली सतह लगा देते हैं, मान लो खरबूजे के कलर का नहीं, मतलब थोड़ी सी हार्ड सरफेस हो जाएगी टमाटर के बाहर, तो खराब नहीं होगा। सुपर पोटैटो, आलू, इस आलू में प्रोटीन के गुण आ जाएंगे, तो ये फ्लेवर सेवर टमाटर का उदाहरण है। टमाटर और टमाटर की सतह दर्द हो जाएगी, और ये पोटैटो आपको पता ही है आलू, और ये कैसा हो जाएगा? सुपर, तो इसमें प्रोटीन आ जाएगा, प्रोटीन युक्त। चाहो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से इसको देख लो। फ्लेवर सेवर, ये सेवरी और कुछ और भी मत समझना, ये केवल टमाटर है सेवर। जैसे हम सेव टमाटर की सब्जी बनाते हैं तो फ्लेवर सेवर, सेवर सेव टमाटर है ये। पोटैटो आपको पता है, ओनियन पोटैटो तो स्पेलिंग हमें पता है, तो ये पोटैटो की राइस पता लग गया। फ्लेवर सेवर फर्स्ट ऐसी चीज है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए, मानव उपयोग के लिए इसको स्वीकृति है। चलिए हो गया ये। तो विश्व की पहली गुड मॉर्निंग, जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड गुड मॉर्निंग तंबाकू पहली है। कॉमर्शियल यूज के लिए भारत में कपास है। DMH11 क्या है? MDH सरसों का साग, सरसों है। रबर प्लांट असम में। बीटी बैंगन को
रिजेक्ट कर दिया, समिति ने तो स्वीकृति दे दी पर मंत्रालय ने अस्वीकृत कर दिया। गोल्डन राइस क्या चावल है जिसमें विटामिन ए पाया जाएगा। सुपर पोटैटो जो आलू है उसमें प्रोटीन के गुण पाए जाएंगे। फ्लेवर सेवर फर्स्ट मानव उपयोग के लिए टमाटर हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग देखिए अब इसके बहुत मैथ्स में तो मैं जाऊंगा नहीं कि इसके पीछे टेक क्या काम करती है। आपको पता है हमारे जो डीएनए जो सीक्वेंसिंग है, अभी आपको हो सकता है कि डीएनए का नहीं पता हो, जब डीएनए आरएनए हम ब्लड पढ़ेंगे तब अच्छे से मैं चीजें क्लियर करूंगा। पहले डीएनए में सीक्वेंसिंग पाई जाती है ATGC। सीक्वेंसिंग का आधार होता है जिसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट VNTR, और एक शॉर्ट टेंडम रिपीट। आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और परीक्षा में काम का भी नहीं है, आप घबराओ मत कि हर एक विश्व में पाए जाने वाले हर एक मनुष्य का जो डीएनए में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो रिपीटेशन पाया जाता है, हर आदमी का अलग अलग होता है। तो मान लो यहाँ एक बाल का टुकड़ा मिला, उसके डीएनए को देखा तो उसमें बहुत देसी उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें AT फिर GC इस प्रकार से कुछ सीक्वेंसिंग पाई गई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की। इसकी सीक्वेंसिंग जो देखी, फिर 4 सस्पेक्टेड अपराधी थे उनको पकड़ा, तो इसके जो ये जो बाल है इसकी जो सीक्वेंसिंग थी, आप ABCD से समझ लो, ABCD CBAD फिर ADBC, ये सेम की सेम जो 4 में से एक अपराधी A नाम का मतलब सस्पेक्टेड था उसके साथ मैच कर गई, तो मैं पता लग गया कि यही अपराधी है, क्योंकि जहां जो क्राइम सीन पर जो बाल मिला था उसका जो सीक्वेंस है और इसके जो डीएनए सैंपल का सीक्वेंस वो सेम है, वो सैंपलिंग कर लेंगे। इसलिए इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोला जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइल, क्योंकि प्रोफाइल सेट करके देखते हैं। अब फटाफट सवाल क्या आएगा, आनुवांशिक तकनीक हमें पता लग गया, सारा आनुवांशिक स्तर पर काम करते हैं। ये डीएनए पैटर्न की पहचान करता है, कैसा पैटर्न बन रहा है। इसलिए क्राइम करने वाले बहुत वहां साफ सफाई करके छोड़ते कि बाल का टुकड़ा मिला, उस टुकड़े का डीएनए प्रोफाइलिंग चेक कर लेंगे, फिर जो सस्पेक्टेड होगा उसके साथ मैच कर लेंगे, ये याद रखना। और फिर अपराधी पकड़ाकर उसको फ्रीज करके छोड़ेंगे, ये फ्रीज ही है, एलेक जे फ्रीज। तो याद करना डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग वाला है इसका फादर एलेक जे फ्रीज को 1984 की बात है भारत में। और फिर पुलिस वाले सबको लाल कर देंगे पीट पीट के, तो लालजी सिंह बहुत लर्नेड साइंटिस्ट है उसके पिता, तो जेफ्रीज और लालजी सिंह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे याद करेंगे, जो डीएनए का फिंगरप्रिंट लेंगे या तो उसको फ्रीज में रखेंगे वरना बात खराब हो जाएगा, और फिर पुलिस को पता लग गया फिर वो लाल कर देंगे मार मार कर। तो लालजी सिंह किस सिद्धांत पर काम करता है ये, इसका सिद्धांत अगर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज ये है VNTR और एक है STR, स्टार नहीं है STR ही है। इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। तो कुछ रिपीट हो रहा है, टेंडम रिपीट, रिपीटेशन हो रहा है यार। इतने में 2 शब्द तो रट ही सकते हो कि VNTR पर काम करेगा डीएनए या STR पर, शॉर्ट टेंडम रिपीट पर। 6 के 6 चरण है उसके भी। सबसे पहले निष्कर्षण करेंगे डीएनए खंड का, ये कभी नहीं पूछा आज तक किसी भी परीक्षा में, किसी का मतलब सही में किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया। 6 चरण में वैसा ही काम होगा जैसे हमने 6 चरण पहले देखे थे। पहले टुकड़ा काटेंगे और फिर उसकी ये कटिंग कर देंगे, 2 तो यही है, लास्ट में पैटर्न प्राप्त कर लेंगे तो 3 है। फिर एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसका पृथक्करण करेंगे, सर्दन ब्लोटिंग नाइलोन की शीट पर इसको सेट करके देख लेंगे, और फिर रेडियो एक्टिव से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, अर्थात किस सीक्वेंस में जमता है, और लास्ट में पैटर्न देख लेंगे। आप रटना चाहो तो रट लो, पर मुझे लगता नहीं है, जो लगता उसको तो मैं फिर कोई ट्रिक लगाता कैसे उसको दोबारा से याद ही करवाता, फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा ये आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि निम्नलिखित कौन से उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के हो सकते हैं। देखो पहला अपराध जांच तो होती है, पितृत्व मातृत्व है, कई बार बच्चा बदला जाता है, बच्चा खो जाता है, कि दावा करती है 2 महिलाएं एक बच्चे पर मेरा मेरा, तो फिर डीएनए से ही पता लगा जाता है उसका। कुछ कह देते हैं कि आप दावा कर दो कि अमित शाह मेरे पिता हैं, कर ही दो, उसमें क्या है, कोई भी कर दे, तो फिर वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मैच करेंगे, नहीं अमित शाह जी नहीं है। वंशावली पता करने में, न्यायिक मामले में हो ही गया। एक वन्य जीव, एक डीएनए बार कोडिंग भी होती है, याद रखना,
ये बार कोडिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग याद रखना। वन्य जीवों के संरक्षण में कोई परीक्षा में सवाल आया था इसलिए ऑप्शन में आ गया। और जनसंख्या का जो आनुवांशिक अध्ययन है उसमें काम में लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी लेबोरेटरी रिसर्च सेंटर हैदराबाद में, अपने याद रखना। आप पुलिस में जाएंगे तो बहुत काम पड़ेगा इसका, ठीक है, क्योंकि आपको हर दिन फोरेंसिक साइंस वाले, जैसे किसी ने सुसाइड किया है, गोली मारी, आप फोरेंसिक साइंस वालों को फोन करिए, फोरेंसिक वाले एक आदमी को साथ लेके जाओगे, वो पूरी जांच करेगा, देखेगा, लैब में भेजेगा। एलेक्स जेफरीज, लाल सेजिंग से याद रखो। ये हो गया अपना डीएनए। यहाँ से एक सवाल ये आता है, यही आया अभी तक तो, एक बार ये आया कि इसका यूज कहाँ करते हैं, एक VNTR टेक्निक इसके लिए। आगे क्लोनिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा जरूरत तो है नहीं, पर इससे लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछ जाते हैं, पहली भेड़ कौन सी थी, पहला आदमी कौन सा था, पहला डिम्का। आदमी की क्लोनिंग नहीं होती भाई, अलाउ नहीं है ना। क्लोनिंग है जीव कोशिका जीन या डीएनए को वैसा ही तैयार कर लेना, क्लोन कर लेना। ये टोटीपोटेंसी सिद्धांत पर काम करता है। ये क्या होता है, दोबारा कभी और टॉपिक पढ़ेंगे, जब डिटेल से पढ़ेंगे तब। स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल 4 प्रकार की होती है, टोटीपोटेंट है, मल्टीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंट है, यूनिपोटेंट है। तो टोटीपोटेंसी सिद्धांत पर काम करता है, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पिता कौन है, किसके, क्लोनिंग के, इयान विलमुट। विलमुट का मूड हुआ क्लोन बनाने का, विलमुट, मुट और मूड, उसने क्लोन कर दिया। 3 प्रकार का होता है, चिकित्सकीय क्लोन होता है, एक प्रजनन क्लोन होता है, और एक जीन। जरूरत नहीं इसको काट सकते हो। ये एक बहुत काम का है, सवाल इधर से ही बनेगा भाई, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि देखो इसे एक सवाल आना परीक्षा में और वो जो बताए उसमें से आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व की पहली क्लोन भेड़ी थी 1996 में। बताओ कौन बनाएगा, वो इयान विलमुट, तभी इसको फादर कहा जाता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी थी वो SCNT थी, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, नहीं आएगी परीक्षा में। स्कॉटलैंड में बनाई गई थी। 6 साल तक ये भेड़ जिंदा रही, फिर भेड़ के फेफड़ों में संक्रमण हो गया था और फिर इसको इच्छा मृत्यु दी गई थी भेड़ को। ये तो पुराना हो गया, पहली डोली भेड़ थी विश्व की। अब ये तो आते नहीं, फिर ये जरूर आते हैं कि भारत में सबसे पहले जो नेशनल डेयरी फेडरेशन है करनाल में, उसने समरूप, देखो क्लोनिंग का मतलब ही समरूप होता है, तो समरूपा नामक एक भैंस बनाई। इसके बाद में गरिमा, इसके बाद में महिमा, इसके बाद में करिश्मा। भी याद नहीं रहते परीक्षा में कौन सी किसकी थी। तो मैं ऐसा बोलता हूं, क्लोनिंग कर रहे हैं तो हम कहेंगे सुबह सुबह सभी गुड मॉर्निंग कहो। क्या कहो, सुबह सुबह सभी गुड मॉर्निंग कहो। तो सुबह का मतलब, से का मतलब समरूपा, जी का मतलब गरिमा, गरिमा की बेटी महिमा, और महिमा के बाद में करिश्मा। तो सुबह सुबह क्या कहो, गुड मॉर्निंग, सुबह गुड मॉर्निंग कहो। याद हो गया अब। तो समरूपा बनी, फिर गरिमा बनी, फिर महिमा बनी, फिर करिश्मा बनी, ठीक है। बकरी का अलग ही नूर होता है, तो नूरी बकरी का नाम था। गै से गंगा, गै से गाय, तो गंगा गाय। और एक राज शीतली, कल परसों करंट में आपको पढ़ाया था, वो शायद बीकानेर में, वो राज शीतल नाम का एक घोड़ा, वो फ्रोजन सीमन से। भारत में मानव प्रजनन का क्लोनिंग की स्वीकृति नहीं है। तो क्या याद रहेगा, विश्व की पहली डोली थी, भारत में समरूपा, समरूपा के बाद में गरिमा, महिमा, करिश्मा, बकरी का नूर था, गंगा गाय थी, राज शीतल घोड़ा था। हो गया। 2 टॉपिक है, IVF और सेरोगेसी, फिर ये करंट की लाइन हो रहे हैं 2। इसको समझ लो यार, IVF क्या होता है, सेरोगेसी क्या होता है। परीक्षा में ना तो अभी तक आया ना आगे आएगा, फिर भी इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ये सेरोगेसी होती है। ये मूवी में भी आया था ना। देखो मैं आपको इसको एक चित्र से समझा दूं, शायद 1 मिनट लगेगी। ये एक बार के लिए चित्र देखे ताकि दोनों चीजें मैं समझा पाऊं, एक आपको सेरोगेसी समझा पाऊं मैं, और दूसरा IVF।
देसी तरीके से समझाता हूँ, सवाल तो नहीं आएगा परीक्षा में। एक सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आया 2021 में, इसलिए चर्चा में आ गया, और आईवीएफ की तो जरूरत नहीं है। देखिए ये फीमेल प्रजनन तंत्र हमने लिया है बेसिकली, इसके 3 भाग, किसी कोई भी जो मादा होती है उस मादा के 3 पार्ट बहुत जरूरी है प्रजनन के लिए। एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओवरी अर्थात अंडाशय, ये ट्यूब होती है इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, और ये होता है यूट्रस अर्थात गर्भाशय। इधर भी सेम है। अब देखिए क्या होता है, यहां अंडा बनता है, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है, और यहां पे भ्रूण का विकास होता है। कई माताओं में क्या होता है, अंडा तो बन रहा है पर ये फेलोपियन ट्यूब है ये अवरुद्ध हो जाती है, रुक गई है, तो ह्यूमन सीमन के साथ में इसका निषेचन नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं, अंडा लिया, सीमन लिया, इसका निषेचन करवा दिया, इस ट्यूब की बजाय, इस फेलोपियन ट्यूब की बजाय बाहर ट्यूब में करवा देना, इसको आईवीएफ बोलते हैं। फिर वापस इसको कोशिका विभाजन, अभी मैं आपको उस चक्कर में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया होती है, कोशिका विभाजन शॉक से किया जाता है, शॉक मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से। ये जो भी भ्रूण डेवलप हुआ या वोटेवर, इस प्रक्रिया के बाद में इसको मादा के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया। तो आईवीएफ में एक ही काम होता, वो होता है कि ये फेलोपियन ट्यूब काम की नहीं रही, इसकी जगह इन्होंने कोई ऐसा मान लो कि आर्टिफिशियल ट्यूब का निर्माण कर लिया, यहां निषेचन करवा दिया, बस। इसको तो बोलते हैं आईवीएफ। अच्छा, सरोगेसी क्या होती है, माता ने कहा कि मान लो या तो इसका गर्भाशय अवरुद्ध है, ऐसा समझ लो, या कुछ माताएं ऐसी हैं जो चाहती ही नहीं है कि मैं खुद बच्चे को जन्म दूं, ये जो पैसे वाले लोग, उनमें ऐसा कल्चर होता है, तो वो क्या करते हैं, ये प्रक्रिया यहां तक तो थी, इसको यहां ट्रांसफर कर रहे थे, इसके बजाय किसी थर्ड विमेन में, कोई किराए की कोख बोलते हैं, किसी महिला को पैसे दिए कि हमारा जो अभी ये भ्रूण है ये आपके गर्भ में पलेगा, जब बच्चा जन्म दे तो हमें दे देना लाके, ठीक है। तो अंडा, सीमन, वीर्य, ये इन्हीं कपल का है। अगर इसको थोड़े दिनों के लिए किसी ट्यूब में रख के और वापस यहाँ माता के गर्भ में ट्रांसफर कर देता तो बोलते हैं आईवीएफ। बाकी और डिटेल से बात कर लेंगे। और अगर किसी किराए की कोख में इसको ट्रांसफर कर दे, 9 महीने तक उसी में रहे, उसको बोलते हैं सरोगेसी। 2021 में एक सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आया, अब प्रावधान कर दिया कि 20 से लेकर 25 साल की 25 से लेकर 35 साल की महिलाएं ये सरोगेसी कर सकती है। दूसरा, कम से कम उसके एक पहले से संतान हो तभी कर सकती हैं। और तीसरा, वो नज़दीकी रिश्तेदार हो तभी, क्योंकि उसका कमर्शियल बहुत यूज होने लग गया। बहुत सारे केसेस ऐसे आए, शायद गुजरात की बात है क्या, विदेशी कपल आए, उन्होंने ये प्रक्रिया करवा ली, थोड़े दिन बाद में उनके बीच में डाइवोर्स हो गया, तो पेट में बच्चा उस गरीब महिला के पल रहा है, वो अलग अलग हो गए, भाग गए उधर से। ऐसे कई सारी दिक्कतें आई, तो कहा कि और बीमा भी करवाना पड़ेगा पहले और बाद में इस महिला का। ये परीक्षा में नहीं आएगा। अंतिम, जामुन के पौधे का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार किया गया, याद रखना कौन सा पौधा है। और ये नेफ्रोमाइसिन एक पहली एंटीबायोटिक स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। मेरा मुद्दा है पूरा हुआ बायोटेक्नोलॉजी, तो अपना टॉपिक क्या क्या था देख लो अब एक बार। फैक्ट आ गया, एप्लीकेशन आ गया, स्टेप आ गया, करंट आ गया, शब्दावली आ गया। डिटेल तो करते ही रहते हैं, डिटेल तो करवाई रखी है। और इस वाले कोर्स में ये पूरी डिटेल से आपको क्रैश कोर्स 15 दिन का, जिसमें पूरा सब इंस्पेक्टर का कोर्स आपको मिल जाए। इंडियन एजुकेटर ऐप है, ये थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। पीडीएफ इसका नीचे टेलीग्राम पे डाल देंगे, ये वाले नंबर है। फिर जैसे ये देखो 2 काम और करेंगे, ये सारी साइंस होने के बाद, ये जो हम क्रैश कोर्स वाली साइंस कर रहे हैं, मतलब सिंगल पेज वाली, उसके बाद 12 महीने का साइंस का करंट अफेयर्स और सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीवाईक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे, है ना।